नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। विजय पथ यूट्यूब में आप सभी सैनिक भाइयों का एक बार फिर से स्वागत। तो कुछ बात कर लेते हैं पेंशनर्स के बारे में। इससे पहले कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं ना कि जैसे संतोषम परम सुखम, जो मिला वो अच्छा है, एरियर आ जाएगा, डीए बढ़ जाएगा, जितनी पेंशन आ रही है वो ठीक है, जब भारत सरकार बढ़ाएगी, जब पे कमीशन खुलेगा फिर मिल लेगा। ऐसे लोग भी साथ दे देते हैं, इससे भी आंदोलन कमज़ोर पड़ता है। कुछ एग्रेसिव, कुछ मोटिवेटेड लोग ही साथ आते हैं और कुछों को तो कुछ करना नहीं होता, जो मिल गया तो वो लपक ज़रूर लेते हैं लेकिन आते कहीं नहीं है। तो इसी संदर्भ में आप सभी साथियों को, सभी देशवासियों को, सभी सैनिक भाइयों को, उनके परिवारों को, सभी रिटायरमेंट सैनिकों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और जैसा हिंदू पर्वों में पंचांगों के आधार पर, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर भद्रा नक्षत्र जब चल रहा होता है, तो जैसे सुबह से आज 9:15 बजे रात तक था, तो उस दौरान में राखी बांधना उचित नहीं समझा जाता। मैं पंडित का ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ परिस्थिति की बात। उसके बाद अभी से लेकर कल सुबह तक उसका मुहूर्त है। ऐसी मुहूर्त क्या कभी सैनिकों के रिटायरमेंट का भी आता है जब उसे इसी प्रकार का बेनिफिट नहीं मिलता। कहने का मतलब आज बात करेंगे नॉशनल इंक्रीजमेंट की परिभाषा। सबसे पहले यदि जवान को लगने वाले इंक्रीजमेंट से 1 साल का पीरियड हो गया हो और उससे ठीक 1 महीने पहले वो रिटायर हो रहा हो तो उसे वो इंक्रीजमेंट दिया जाए। कहने का मतलब यदि मैं जनवरी में इंक्रीजमेंट ले रहा था और दिसंबर में रिटायर होता हूँ, तो जनवरी टू दिसंबर वो 12 महीने हो जाते हैं। इसलिए दिसंबर में जब वो 31 दिसंबर को पेंशन आउट हो जाएगा, उससे पहले उसके डॉक्यूमेंट बन जाएंगे। उस साल का लास्ट पे का उसका कागज़ बन चुका होता है। उसी आधार पर उसका ग्रेजुइटी, कम्यूट, लीव इन कैश सब कुछ बनता है। जबकि एक इंक्रीजमेंट अप करके बनाना चाहिए था, क्योंकि उसका साल पूरा हो गया, कहने का मतलब। इसी प्रकार जुलाई में जिनका इंक्रीजमेंट लगता है, यदि वह जून में रिटायर हो रहा है, इसी प्रकार की कार्रवाई उसे भी लागू है, यानी कि उसे भी एक इंक्रीजमेंट प्लस करके सेना ने पेंशन भेजना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, 90% हालत में ऐसा नहीं होता है। दोबारा बात करते हैं, 6 पे कमीशन में साल में एक ही बार इंक्रीजमेंट लगता था, वो था जुलाई का महीना। यदि उस दौरान के लोग जो जून में रिटायर हो रखे हैं, जून के बजाय, मई नहीं बोल रहा हूँ मैं, जून में जो रिटायर हो रखे हैं उनका साल पूरा माना जाता है, उनको एक इंक्रीजमेंट प्लस का हकदार होता है। कहने का मतलब यदि कोई हवलदार जी 44,900 पर पेंशन जा रहा है तो उसे 46,200 पर सेट होना चाहिए, जहाँ पर उसे लगभग 1400 से 1600 के बीच का पे में और पेंशन में ठीक उसका आधा का घाटा है। तो ये सब चीज़ें जुड़ती हैं। आपके बेसिक इंक्रीजमेंट का ठीक आधा आपका पेंशन का इंक्रीजमेंट हुआ, इसलिए। और 7th CPC के जो लोग दिसंबर या जून में रिटायर है, केवल दिसंबर और जून, और यदि दिसंबर में रिटायर वाले का यदि जनवरी में लग रहा था, ऐसा नहीं कि जुलाई में लग गया और दिसंबर में फिर अपील कर रहा, नहीं, दिसंबर में उस व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल है जो जनवरी में इंक्रीजमेंट लेता था। इसी प्रकार से जुलाई में, जून में उस व्यक्ति के लिए है जो जुलाई में इंक्रीजमेंट लेता था, उनको एक एक इंक्रीजमेंट कम मिल रहा है। इसलिए जिस प्रकार से भारतीय संविधान में आपके कानून की रक्षा के लिए IPC CRPC के तहत आपको न्याय दिलाने और दोषी को सज़ा देने के लिए जिला स्तर से लेकर नेशनल तक, सुप्रीम कोर्ट तक बने हुए हैं, इसी प्रकार देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग भागों में सैन्य संबंधित मामलों के निपटारे के लिए AFT का गठन किया गया है। आर्म फोर्सेज ट्रिब्यूनल, सेना न्यायालय जिसे कहते हैं, क्योंकि आम न्यायालयों में के कायदे कानून CRPC और IPC कुछ अलग है, भारतीय संविधान कुछ अलग है, सेना नियम कुछ अलग प्रकार के हैं। इसलिए उसकी समझ वाले लोग ही वहाँ पर ठीक प्रकार से जवानों के समस्या को समझें और उनको न्याय दें, तर्क दे सकें। उसके लिए AFT का गठन किया है, जिसमें बहुत सारे वकील आपके SS कमीशन वाले ऑफिसर्स होते हैं और एयरफोर्स इत्यादि के जवान भी बहुत ज़्यादा
वहाँ पर AFT में वकील हैं जिनने सेना की, जिनको अच्छा नॉलेज है सेना का उनको, और वो लोग इसी प्रकार के मामले को निपटते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल इंक्रीजमेंट। जैसा बता दिया कि साल भर से पूरा होने में उस इंक्रीजमेंट से ठीक 1 महीने पहले रिटायर होने वाले का साल माना जाता है। जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक साल पूरा हो गया, लेकिन वो दिसंबर में रिटायर हो गया तो जनवरी का इंक्रीजमेंट लगा नहीं, क्योंकि जनवरी में लगना था, उससे पहले वो पेंशन आ गया, उसकी बात हो रही है। तो 2000 से 2016 जब जुलाई में इंक्रीजमेंट लगती थी और वो जून में यदि रिटायर हो गए हों, उन सारों के लिए अप्लीकेबल। और 2016 टू फर्दर जो दिसंबर और जून में रिटायर होते हैं, उन लोग जिनका जनवरी में इंक्रीजमेंट लगता था उनके लिए दिसंबर एप्लीकेबल है, और जिनका जुलाई में लगना था उनको जून एप्लीकेबल है। उनको एक इंक्रीजमेंट कम हो गया है, 90% हालत में सेना नहीं देती है उसे, जितना आपका पे स्लिप में था उसी से का सब कुछ आपको मिलता है, जबकि एक बढ़ा के आना चाहिए था। इसके लिए AFT में बहुत सारे वकील होते हैं, आप बात कर सकते हैं, बहुत सारे पहचान के लोग हमारे भी, मैं किसी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है। बहुत सरलता से आपको ये इंक्रीजमेंट मिल जाएगा। आपको वकील से बात करनी है, कोई विशेष घाटा आपका नहीं है। पेंशन, ग्रेजुटी, कम्यूट और लिव इंक्रीजमेंट का सब टोटल मिला के फ़ायदा ही होना आपको। और पेंशन में एक इंक्रीजमेंट अगर 1400 का लगना चाहिए था, उसका आधा 700 आपकी बेसिक बढ़ जाएगी, उस पर लगने वाला DA हर एक चीज़ें वो 700 के हिसाब से, अन्य चीज़ें जो आपकी ग्रेजुटी, कम्यूट और लिव इंक्रीजमेंट पहले ही कह चुका हूँ उसकी बात होती है। तो ये ध्यान दीजिए। दूसरा, पे कमीशन जब खुलेगा, जब हमारी मांगे ORP का आंदोलन की मांगे जब पूरी होंगी तब होंगी, लेकिन आपको तो पहले से लागू है ना ये, तो उसके लिए प्रयास आपको करना चाहिए। दूसरा है बैटल कैजुअल्टी। बैटल कैजुअल्टी की परिभाषा फील्ड में, न कि लड़ाई में। लड़ाई 1971 या कारगिल वार की बात नहीं हो रही है। फील्ड एरिया नोटिफिकेशन के तहत जिसे फील्ड घोषित किया गया है, यदि वहाँ पर किसी जवान की कोई इंजरी होती, चाहे वो बर्फ़ में फिसल के उसकी टांग टूटे, या बर्फ़ लगने से उसके उंगलियां कटे, या माइन फील्ड जहाँ फटते रहते, माइने फटते रहते, आपने देखा होगा सोनो फॉक्सों के कोई की टांग टूटती रहती है बर्फ़ फैले इलाके में, या जंगली जानवरों की, या घोड़ा खच्चर जो गलत चला जाता है, पानी लाने वाले, राशन लाने वाले, उनका भी हाथ पांव उड़ जाते हैं। तो कभी कभी इंसान का भी पाँव माइन पे पड़ जाता है, या किसी भी प्रकार की कैजुअल्टी हो जाती है। वो सब कैजुअल्टियाँ बैटल कैजुअल्टी ही होती है। प्रत्यक्ष गोली लगना ही कैजुअल्टी नहीं है बैटल कैजुअल्टी। सामान्य कैजुअल्टी की उनको पेंशन मिल रही होगी, लेकिन बैटल कैजुअल्टी का दर्जा नहीं मिला होगा, तो वो भी बैटल कैजुअल्टी का दर्जा AFT से ले सकते हैं। आराम से वो लोग भी केस जीत जाते हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती हैं, और लोग इसको छोड़े चले आ रहे हैं, गवर्नमेंट के खाते में जा रहा सब, आप क्यों नहीं ले लेते, आपका बनता है। तो ये था। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों एनोमलीज के लिए आप AFT जा सकते हैं। जैसे सूबेदार मेजर रैंक रिटायर के बाद देते, पैसा कोई नहीं देखता। लेफ्टिनेंट कैप्टन पेंशन आने के बाद जो मिलती है, उनका भी कोई पेंशन बेनिफिट नहीं होता, लेकिन कोई AFT तक जाता भी नहीं है, इसलिए नहीं मिलता है। इसलिए जो AFT तक जाएगा इंडिविजुअल उसी को मिलेगा। ये MSP केस की तरह नहीं है कि नेशनल एग्जीक्यूटिव यूनाइटेड फ्रंट उस केस को लड़ रही है, वीर बहादुर जी एंड पार्टी जो उसको लड़ रही है, तो उसका फायदा पूरे देश को होगा। ये ऐसा नहीं है इस मामले। इसमें आपका व्यक्तिगत आप अपना जा सकते हैं, अपना इंक्रीमेंट बढ़वा सकते हैं। और भारत सरकार भी बहुत चालाक है, OROP में इस प्रकार कोर्ट केस के जरिए अपग्रेड होने वाले लोगों को उन्होंने शामिल भी नहीं किया, ताकि आपके पेंशन ठीक से न बने। वो मामला आपको पता ही है। तो इसी प्रकार की किसी भी एनोमलीज हों तो आप लोग आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल का सहारा ले सकते हैं। उससे पहले पेंशन आने से पहले, ये पेंशन 1-2 साल में पेंशन आने वाले जवान और रिटायरमेंट सभी के लिए लागू है। सभी इस वीडियो को सुनें, शेयर करें कि पेंशन आते समय अपना इंक्रीजमेंट का ध्यान दें कि दिसंबर में आप पेंशन आ रहे हैं, जनवरी वाला इंक्रीजमेंट वो लगा करके पेंशन दे रहा है या नहीं तो और जो आ गए हैं वो AFT में जाएं। यही बात जुलाई वाले के लिए भी लागू है। तो धन्यवाद आप लोगों के लिए, आपने सुना, समझा। और यदि कोई कमेंट्स हो, कोई व्यक्ति हो, तो वो फ़ोन कर सकते हैं, मिल सकते हैं, और AFT के जरिए केस से अपना नेशनल इंक्रीजमेंट ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।